वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस वन शॉट क्लास में हम फिनिश करेंगे आपका एक और चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो आपका कॉन्सेप्ट समझेंगे, शुरू करेंगे आपका ब्लड से। तो देखते हैं ब्लड के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम ब्लड को डिफाइन करना चाहें तो हम ब्लड को क्या डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन इसके बाद यहीं पे एक टर्म आती है आपकी ब्लड से रिलेटेड, दैट इज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस क्या होता है आपका? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। सिंपली आपके जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होना इज योर हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है। तो आपको ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हीमोपोइसिस आपका क्या होता है? हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर हम बात करें कि जो आपका हीमोपोइसिस है ये होता कहाँ है, तो यहाँ पे आपको याद रखना हीमोपोइसिस टेक प्लेस इन योर रेड बोन मैरो। आपकी रेड बोन मैरो में आपका हीमोपोइसिस टेक प्लेस करता है। या फिर आप याद रख सकते हैं जो आपकी बोन्स होती, बोन्स में जो आपकी एपीफाइसिस वाला पार्ट होता है, एपीफाइसिस, वहाँ भी आपका हीमोपोइसिस देखने को मिलता है। अगर इनिशियली हम बात करें जो आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो आपके डेवलपमेंटल स्टेज में, यानी कि जब एम्ब्रियो वाली कंडीशंस होती है उस टाइम पे कहाँ होता है? सबसे पहले जो आपका हीमोपोइसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है योक सैक में। देन आपका जैसे जैसे ग्रोथ होगी शिफ्ट हो जाएगा आपका लीवर एंड आपका स्प्लीन में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ब्लड के बारे में याद रखनी है। एंड ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इज योर हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस होता कहाँ है आपका? आपके रेड बोन मैरो में। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वी विल सी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ योर ब्लड। आपका जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो देखो। तो भाई ब्लड में आपके दो पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट है जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है ब्लड का, दैट इज योर प्लाज्मा। एक है प्लाज्मा। एंड दूसरा जो पार्ट है आपके ब्लड का वो है आपके ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स, अरे एक सेकंड भाई, कॉर्पस्कल्स। ठीक है। तो देखो जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ योर ब्लड। और बात की जाए अगर ब्लड कॉर्पस्कल्स की, दे फॉर्म अबाउट 45%। ठीक है। और जो आपकी ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है उसको देखो अच्छे से। जो आपका प्लाज्मा, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है? प्लाज्मा में मेनली आपकी दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका वाटर एंड दूसरे हो सकते हैं आपके सोल्यूबल प्रोटीन्स। सोल्यूबल प्रोटीन्स। ठीक है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर आपका नियर अबाउट उस 55% का 91 से 92% होता है, 91 to 92%। एंड जो आपके सोल्यूबल प्रोटीन्स है वो होते हैं आपके 7 to 8%। ठीक है। एंड अगर इन सोल्यूबल प्रोटीन्स की हम बात करें तो ये क्या क्या हो सकते हैं? दीज कैन बी योर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, जस्ट ए सेकेंड भाई, फाइब्रिनोजन। ठीक है। दूसरा ये हो सकते हैं आपके एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन उसके बाद हो सकते हैं आपके ग्लोब्युलिन्स। ग्लोब्युलिन्स। ठीक है। ये हो सकते हैं आपके सोल्यूबल प्रोटीन्स। आई होप यहाँ तक आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, जो कि आपके ब्लड का 45% पार्ट्स फॉर्म करते हैं।
तो इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है वो देखो। इसमें हो सकते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। देन हो सकते हैं आपके डब्ल्यूबीसी यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स। एंड हो सकती हैं आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ठीक है। अब इसमें देखो जो आपके जो डब्ल्यूबीसी है ये फर्दर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। देखो वन बाय वन हम सारे आरबीसीज को अलग से देखेंगे, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को। बट फिलहाल देखो एक बार डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो आपके डब्ल्यूबीसी है ये दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट, एंड सेकंड इज योर ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो कई बार ना आपको क्वेश्चन इस वाले पार्ट से भी देखने को मिल सकता है। आपको चार ऑप्शन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू अबाउट विच वन इज ग्रेन्युलोसाइट एंड विच इज नॉट अ ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो अब ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं आपके, याद रखना, न्यूट्रोफिल्स, देन इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड आपके बेसोफिल्स। देखो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मेनली आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड आपके मोनोसाइट, मोनोसाइट। सो गाइज आई होप यहां तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा एक चीज छोटी सी आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है भाई, वो चीज मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। ठीक है, तो देखना एक बार, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द कंटेंट्स। ठीक है, तो एक बार देखो जो आपके क्या है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का आपका रोल किस में आता है? इनका रोल आता है आपका ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, क्लोटिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके एल्ब्यूमिन। जो आपके एल्ब्यूमिन्स होते हैं इनका रोल आता है ओस्मोटिक बैलेंस, इसमें ओस्मोटिक बैलेंस में। ठीक है, एंड थर्ड आते हैं आपके ग्लोबुलिन्स। जो आपके ग्लोबुलिन्स हैं इनका रोल आता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनिटी में, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एंड एक चीज याद रखना, जो आपके एल्ब्यूमिन, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं इनकी ब्लड में हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है। किनकी? जो आपके एल्ब्यूमिन्स हैं। ठीक है, इसको याद रखना। एल्ब्यूमिन्स के बारे में क्या है? हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड। सो गाइज आई होप यहां तक जितनी चीजें आपको बताई गई होंगी वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, वन बाय वन आपके सारे सेल्स को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके क्या, रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले वही रेड ब्लड सेल से शुरू करेंगे। फर्स्ट इज योर एरिथ्रोसाइट्स, या जिन्हें हम बोलते हैं आपका आरबीसी। भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, जितनी चीज़ें आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जो आपके आरबीसीज होते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात की जाए तो अराउंड कितने होते हैं आपके ब्लड में मिलते हैं 5, जस्ट ए सेकेंड, अराउंड 5 to 5.5 मिलियन। कितने आरबीसी? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम। तो ये बाई वैल्यू आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे कंसंट्रेशन पूछी जाती है कि आपके आरबीसीज कितने होते हैं आपके ब्लड में। फिर यहीं पे अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, जो आपके आरबीसीज होते हैं इनकी शेप कैसी होती है? ये होते हैं आपके कैसे, ओवल इनकी शेप होती है। ठीक है, सॉरी ओवल नहीं हो रहे, बाई कॉनकेव। कैसे होती है? बाई कॉनकेव इनकी शेप होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपकी आरबीसी है उनकी शेप कैसी है? आपकी बाई कॉनकेव शेप है। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी आरबीसी है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, क्या चीज? लाइफ स्पैन।
तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है आपका 120 डेज, 120 दिन, ठीक है, लगभग आके 4 महीने, ये हो गया इनका लाइफ स्पैन, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो जो आपके आरबीसीज हैं इनको लास्ट में डिग्रेड कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आपका आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, आपकी स्प्लीन, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको आरबीसी के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज योर स्प्लीन। अच्छा, अब आरबीसी वाले पार्ट में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एज इट इज़ अपने दिमाग में फिट करनी है। दो टर्म्स आती हैं, फर्स्ट इज पॉलीसाइथीमिया, एक सेकंड भाई, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो अब पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, कई बार डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन आरबीसी, सॉरी, पॉलीसाइथीमिया यानी कि इंक्रीज होना। पॉलीसाइथीमिया क्या आपका, पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, पॉली यानी कि मैनी, बहुत सारे, तो एक तरह से इंक्रीज होगा, तो पॉलीसाइथीमिया आपका इंक्रीज है। एंड यहीं पे एक दूसरी टर्म आती है दैट इज एरिथ्रोसाइटोपीनिया, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अब एरिथ्रोसाइटोपीनिया क्या होता है वो देखो, एरिथ्रोसाइटोपीनिया होता है आपका डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, ठीक है। अगर आरबीसी का काउंट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगा तो वो पॉलीसाइथीमिया है, अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा काउंट तो वो आपका एरिथ्रोसाइटोपीनिया है। तो भाई दोनों ही टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है एंड डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताऊँगा। देखो, एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका कलर रेड होता है। अब सवाल आता है कि इनका जो कलर है वो रेड क्यों होता है, तो ये आपको याद रखना है, इनका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, थोड़े से कंसाइज नोट्स बनाएंगे भाई, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो पेज पेज भरते चले जाएं और फिर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेज हो गए। तो कम स्पेस में हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की। तो क्या जो इनका कलर है वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी imparts red color, imparts red color due to presence of पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे आपको मैं हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पीवाईक्यू जब तुम देखोगे तो हीमोग्लोबिन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसमें हीमोग्लोबिन में एक तो याद रखना कितने होते हैं, 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 574 अमाइनो एसिड्स। एक तो आपको ये याद रखना 574 इसमें अमाइनो एसिड है। दूसरा, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें होती हैं आपकी दो अल्फा चेन, दो अल्फा चेन होती हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन, एंड दो आपकी बीटा चेन होती है, 2 बीटा चेन। अब ये याद रखना, जो आपकी अल्फा चेन होती है किसमें, आपके हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन होती है इसकी एक सिंगल अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड इन ईच, ठीक है। वहीं पे अगर बीटा चेन की बात करें तो आपकी बीटा चेन में हर एक चेन में 146 इन ईच, 146 इन ईच, एक चेन में आपके 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है एज इट इज। अब देखो आगे, इसके बाद जो आपका हीमोग्लोबिन होता है HB इज ए एलोस्टेरिक प्रोटीन। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है,
एच बी इज़ फॉर योर हीमोग्लोबिन एंड इट इज़ अ एलोस्टेरिक प्रोटीन। आपका हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ आपको और याद रखनी है, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो आपका दो तरह का हो सकता है। जस्ट ए सेकेंड, क्या, जस्ट ए सेकेंड भाई, जो आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन है, एच बी है, वो दो तरह का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज योर HbA1 टाइप, ठीक है, एंड द सेकेंड इज योर HbA2 टाइप, HbA2 टाइप। अब इसमें याद रखना, जो आपका HbA1 होता है उसमें क्या होते हैं, दो अल्फा चेन एंड दो बीटा चेन, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके, 574 अमाइनो एसिड का होता है। वहीं पे जो आपका HbA2 होता है इसमें होती हैं दो अल्फा चेन एंड दो आपकी डेल्टा चेन। तो आपका क्या है, जो HbA1 और HbA2 है इनमें डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, बीटा चेन और डेल्टा चेन के बीच में इनमें यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन आपका दो तरह का हो सकता है। तो ये भैया आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद देखो, देन इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, जस्ट ए सेकेंड, देखो जो आपका HbA1 है और जो HbA2 है, ये दोनों जीन्स आपकी प्रोड्यूस करती है अल्फा ग्लोबिन, जो कि लोकेटेड होती है आपकी क्रोमोसोम 16 पे। किस पे, याद रखना, HbA1 एंड HbA2 आर जीन्स, HbA1 and HbA2 are genes that produce alpha globin located on chromosome 16, located on chromosome 16, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे आपका एक और प्रोटीन होता है। अच्छा एक सेकंड भाई, एक छोटी सी चीज़ मैं भूल गया, अडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया, एंड उसी के साथ साथ यहीं पे आपका एक होता है, ऐसा करते इसको या थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देयर इज़ वन अनदर हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल HB। तो जो आपका फीटल HB होता है इसको हम बोलते हैं HbF से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसमें जो चेन होती है वो कौन सी चेन होती है, ये आपको याद रखना है, दो अल्फा एंड दो आपकी गामा चेन होती है, ठीक है। अल्फा सब में कॉमन है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपका बीटा डेल्टा और गामा में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दो तरह का, अडल्ट हीमोग्लोबिन भी दो टाइप का है, फिर फीटल हीमोग्लोबिन आपका अल्फा 2 और गामा 2 से बनता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे आपका एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ऐसे ही हमारे पास एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं आपका मायोग्लोबिन। तो सेकंड आपका प्रोटीन क्या है, दैट इज मायोग्लोबिन। देखो भाई, मायोग्लोबिन को हम बोलते हैं आपका मसल हीमोग्लोबिन, मसल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसके बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो आपके डीप सी एनिमल्स होते हैं या डीप सी डाइवर्स जो होते हैं उनकी मसल्स में ये आपका अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देखो, जो आपका मायोग्लोबिन है ये आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। क्या है मायोग्लोबिन, इट इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये है आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये आपका एक तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है एंड इट इज मेड अप ऑफ 153 अमाइनो एसिड। ये बना हुआ होता है आपका, अरे कहाँ गया, 153 अमाइनो एसिड से। और जो आपका क्या था, हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन में आपके 574 अमाइनो एसिड थे। तो अब एक दो डिफरेंस आपको याद रखने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में। देखो अमाइनो एसिड कंपोजिशन आपको याद रह जाएगी। अब एक चीज़ और देखो, जो आपका क्या है मायोग्लोबिन, ये बाइंड करता है 1 ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो आपका हीमोग्लोबिन है ये बाइंड करता है आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक सेकंड भाई, शेप बना रहे थे, ठीक है। तो शेप हम इसलिए बना रहे ताकि आपको चीज़ें याद रखना आसान हो जाए, ठीक है, एंड आप समझ पाओ कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ बता रखी है।
तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में जो डिफरेंस है इसको याद रखना, ठीक है। एंड अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और आती है आपकी, दैट इज आपने सुना होगा मिथेमोग्लोबिन। देखो जो मिथेमोग्लोबिन है ना, इसमें से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिथेमोग्लोबिन के बारे में और देखो एक बार क्या होता है आपका। भाई रिलेटेड कंटेंट के जहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें साथ ही साथ क्लियर कर दूँ। अब क्या होता है एक मिथेमोग्लोबिन, तो देखो भाई मिथेमोग्लोबिन के बारे में, जो आपका मिथेमोग्लोबिन होता है क्या आपका, इसको हम लिख सकते हैं MET/HB इस तरह से। ये आपकी हीमोग्लोबिन की ही ऑल्टर्ड फॉर्म है। क्या है? ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इन विच, देखो नॉर्मल जो आप हीमोग्लोबिन देखोगे उसमें जो आपको आयरन मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा Fe2 पॉजिटिव में। बट इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो मिथेमोग्लोबिन में आयरन मिलेगा वो Fe3 स्टेट्स में मिलेगा, ठीक है। इन विच द नॉर्मल Fe2 पॉजिटिव इज replaced by Fe3 पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। तो ये होता है। एंड इसमें इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना करके इसमें देखने को मिलता है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये किससे बाइंड मिलता है आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल से। इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद H2O molecule, instead of binding with with the O2 molecule, H2O molecule occupies the O2 site. H2O molecule occupies the O2 site. तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका मिथेमोग्लोबिन है ये आपकी ऑल्टर्ड फॉर्म है जिसमें आपका Fe3 स्टेट मिलती है आयरन की, ठीक है। एंड एक H2O मोलिक्यूल मिलता है आपकी ऑक्सीजन की जगह पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। एंड एक चीज़ और याद रखना भाई, कई बार डाउट होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आपका ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है एंड वो आपका CO2 से भी बाइंड करता है। बट यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और CO2 की बाइंडिंग के लिए डिफरेंट साइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सेम साइट पे आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है। तो ये पॉइंट भी मैं आपका लिखवा देता हूँ। क्या? O2 and CO2 binds HB at different sites। तो भाई हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपके वो सारे कवर करवा दिए, ठीक है। एंड अब एक सेकंड यहीं पे छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि जो आपका आरबीसी का प्रोडक्शन यानी कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या? यहाँ से भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखना आयरन, प्रोटीन्स एंड स्पेशली विटामिन B12 एंड आपका फोलिक एसिड, B12 एंड फोलिक एसिड आर असेंशियल फॉर HB for formation of HB एंड आपका RBCs। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है वो है आपका क्या, विटामिन B12 एंड आपको फोलिक एसिड ज़रूर याद रखना है। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो आपका विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट हो गया था तो इसको वही डार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको भाई आरबीसी के बारे में बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ये एक पेज पे हमने आरबीसी को कवर कर लिया, तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ। इन केस आपको कोई पार्ट मिले, कोई क्वेश्चन मिले, पॉइंट मिले तो उसको ऐड कर लेना आरबीसी वाले पार्ट में। अब हम देखेंगे आपकी सेकंड चीज़, दैट इज़ योर WBCs, या जिनको हम बोलते हैं आपका ल्यूकोसाइट्स। देखो आरबीसीज का मेन काम क्या था, आपका ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट था। अब जो आपके WBCs हैं, यानी कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका जो मेजर काम आता है वो किस में आता है, वो आता है आपका एक तो डिफेंस मैकेनिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। क्या हो गया, तो देखो भाई एक सेकेंड, तो सबसे पहले जो आपके आरबीसीज होते हैं कैसे होते हैं, तो दीज आर कलरलेस, ठीक है, एक तो ये कलरलेस होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपके WBCs सॉरी हाँ वाइट ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपके WBCs होते हैं दीज आर न्यूक्लिएटेड, ये होते हैं आपके न्यूक्लिएटेड। अच्छा ये न्यूक्लिएटेड वाला पॉइंट मैं आपका आरबीसी में बताना भूल गया, क्या समस्या है यार। देखो जो आपके क्या है आरबीसी हैं, ये कैसे होते हैं, शेप बाइकॉनकेव होती है एंड दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये भाई नॉन न्यूक्लिएटेड वाला याद रख लेना। मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं, चलो इसको नीचे लिखवा देता हूं, इन मैमल्स, इन अडल्ट मैमल्स आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, या लिख सकते हो नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब बिना न्यूक्लियस के, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और जो आपके WBC होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं आपके न्यूक्लिएटेड। तो WBC देखते हैं आपके, तो अब WBC के बारे में देखो भाई, जो आपके WBCs हैं ऑलरेडी वैसे तो मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि ये आपके दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर ए ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड इज़ योर ग्रेन्युलोसाइट। तो क्या क्या है, एक तो है ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है, और ये क्या होगा, दूसरे हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको वन बाय वन, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहले आते हैं आपके, दिक्कत हो रही है यार, सबसे पहले आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। क्या आ गए आपके न्यूट्रोफिल्स। देखो अगर न्यूट्रोफिल्स में हम बात करें इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये होते हैं अबाउट आपके 60 to 65%, ठीक है। टोटल जितने भी आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें आपके 60 से 65% होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स आपके वो सेल्स हैं जो सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। दीज सेल्स arrives first, these cells arrives first at the site of infection, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन केस आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कौन से सेल आपके सबसे पहले वहाँ पे आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए पहुँचेंगे, तो वो होंगे आपके न्यूट्रोफिल्स। देन सेकंड सेल आते हैं आपके ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ईओसिनोफिल्स। तो अगर ईओसिनोफिल्स की बात करें तो भाई जो आपके क्या होते हैं ईओसिनोफिल्स होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये होते हैं अबाउट आपके 2 से 3%, ठीक है। नॉर्मली इनका नंबर कम रहता है, बट अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उस टाइम पे इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्या नंबर इंक्रीज इन पीपल विद एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ईओसिनोफिल्स के आपको बारे में ये याद रखना है। एंड एक चीज़ और भाई, जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं उनके बारे में छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है, दैट इज़ जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये आपके फेगोसिटिक होते हैं, दीज आर फेगोसिटिक, ठीक है, फेगोसिटिक इन नेचर। तो न्यूट्रोफिल्स हो गए,
देन इयोसिनोफिल्स हो गए। अब आते हैं आपके क्या, बेसोफिल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स, अगर आपके बेसोफिल्स की हम कंसंट्रेशन की बात करें तो आपके बेसोफिल्स होते हैं अराउंड 0.5 to 1%, ठीक है। एंड आपके जो बेसोफिल्स हैं ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज आपकी हिपेरिन, क्या, हिपेरिन। दूसरा आपका ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन। एंड थर्ड ये प्रोड्यूस करते हैं आपका सेराटोनिन। ये तीन चीज़ें आपके क्या, बेसोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड इनके बारे में याद रखना है, जो आपका हिपेरिन है, हिपेरिन आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट, यानी कि आपके ब्लड को जमने नहीं देता। इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट। एंड जो आपका हिस्टामिन है, इट इज़ अ वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर। और जो आपका सेरोटोनिन है, इट इज़ अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। जो वेसोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है वो आपका ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करेगा एंड आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एंड यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो बेसोफिल्स है वो आपका हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। एंड यहीं पे याद रखना, जो आपके इयोसिनोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैव एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज, इयोसिनोफिल्स हैव एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं आपके सबसे पहले एक तो लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट इज योर लिम्फोसाइट्स। देखो जो आपके लिम्फोसाइट्स है, अगर बात करें इनकी कंसंट्रेशन की, ये होते हैं आपके अराउंड 20 से 25%। अब ये आपके लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। जो आपके बी थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, अदरवाइज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले में हमने चीज़ें डिटेल में करी। जो आपके बी टाइप होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरे एक होते हैं टी टाइप्स, वो भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स में ये हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स हो गए। देन सेकंड होते हैं आपके मोनोसाइट्स। क्या होते हैं आपके, मोनोसाइट्स। और जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ये होते हैं आपके अराउंड 6 से 8%, ठीक है। आई होप यहाँ तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। एंड जो आपके मोनोसाइट होते हैं, दीज आर ऑल्सो फेगोसिटिक इन नेचर। दीज आर वॉट, फेगोसिटिक इन नेचर, फेगोसिटिक इन नेचर। अच्छा, अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखनी है। कंपैरेटिवली बताऊँगा ये चीज़ ताकि याद रखने में आसानी हो। फर्स्ट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, देन इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, देन आपके बेसोफिल, एंड देन होते हैं आपके मोनोसाइट, ठीक है। तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की शेप के बारे में आपको याद रखना है। न्यूक्लियस, तो जो आपके न्यूट्रोफिल होते हैं उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं आपके अराउंड 3 to 5 लोब्स, 3 to 5 लोब्स। इयोसिनोफिल्स में आपके 2 लोब्स होते हैं। एंड बेसोफिल होते हैं आपके एस शेप्ड के। और जो आपके मोनोसाइट होते हैं, अगर मोनोसाइट की शेप की बात की जाए तो ये होते हैं आपके बीन शेप्ड के, बीन या आपके किडनी शेप्ड, ठीक है। तो ये इनकी शेप भी भाई आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। तो इनमें आपके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 2 लोब्स वाले जिनको हम बाइलोब्ड भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ भाई हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स वाला पार्ट था उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मोस्टली आपकी सारी कवर हो गई हैं। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें और रहती वो और देख लो। जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके बारे में याद रखना, ये आपके फेगोसिटिक होते हैं एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करते हैं। दीज आर फेगोसिटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके इयोसिनोफिल।
ये इयोसिनोफिल आपके किस में होते हैं, आपकी एलर्जिक रिएक्शन प्लस आपके किलिंग ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है। थर्ड आते हैं आपके क्या, जो आपके बाकी सेल्स, वैसे बेसोफिल्स के बारे में हम देख ही चुके हैं कि ये आपके 3 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको यही याद रखना है जो भी बताया गया है, इसके अलावा इससे काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो किसी रिसोर्स से, वहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड कंपोनेंट रह जाता है वो है आपकी क्या, प्लेटलेट्स। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड इज योर प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट्स को एक और नाम देते हैं हम, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, एक आपके सेल टाइप होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर formed from formed from fragments of मेगा कैरियोसाइट्स। जो आपके मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं आपके बोन मैरो में मिलते हैं, ये मेगा कैरियोसाइट टूट के आपकी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए आपके प्लेटलेट्स के नंबर की, तो प्लेटलेट्स आपकी कितनी होती हैं, दीज आर अराउंड 1.5 लाख टू 3.5 लाख, इतनी आपकी प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड जो आपकी प्लेटलेट्स है इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, कोएगुलेशन या आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अच्छा, अब ना मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें कंपैरेटिव वे में बताऊंगा जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तुम कंपैरिजन में देखते हो ना ईजिली याद रह जाती है। तो सबसे पहले देखो, अगर बात की जाए आपकी कंसंट्रेशंस की, आरबीसी कितने होते हैं, 5 से 5.5 5 to 5.5 मिलियन। देन बात की जाए आपके डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं आपके, 6000 से 8000, ठीक है, पर mm³। देन अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स आपकी कितनी होती हैं, 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ठीक है, देन अगर बात की जाए आपके हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन आपका कितना होता है, अराउंड 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि, एक सेकेंड भाई, जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000, प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख, एचबी 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की, किसकी, लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन में आपको याद रखना है कि जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है। ठीक है, प्लेटलेट्स का है आपका 7 to 10 प्लेटलेट्स का आपका 7 to 10 डेज। एंड अगर बात की जाए आपकी डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का है आपका कितना, 12 से 20 डेज। वैसे अगर देखिए तो देखो क्या है, डब्ल्यूबीसी का और आरबीसी का मतलब वैल्यू में तो डिफरेंस है, बट लिखने में अगर डिजिट देखोगे थोड़ी सेम सी है। एक सेकंड भाई, गड़बड़ कर दिए तो लेट्स एडजस्ट इट। तो देखो, आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन, प्लेटलेट 7 से 10 दिन। तो इसको भी एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग योर, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका किस चीज़ के बारे में, फिर है आपका ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं आपका ब्लड ग्रुप्स के बारे में। देखो भाई,
ये जो ब्लड ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो सर इससे पहले वाला जो मैंने एक वन शॉट डाल रखा है उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है इस चैप्टर की, तो आप उस वन शॉट को भी देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स में देखो भाई, जो आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, कौन सा ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी लिख सकते हैं। ये आपका किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना कि जो आपका ABO सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग का वो किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। एंड अब एक दो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि याद रखनी। देखो भाई, जो आपका ब्लड ग्रुप A होता है, क्या होता है? A ब्लड ग्रुप, इसमें एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आपका गैलनैक। अब ये गैलनैक क्या, वो देखो, गैलनैक बोले तो एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप A में तो ये होती है। फिर आता है आपका ब्लड ग्रुप B। जो आपका B ब्लड ग्रुप होता है इसमें प्रेजेंट होती है सिर्फ आपकी गैल। और अब ये गैल क्या होता है? गैल होता है आपका डी गैलेक्टोज। गैल इज फॉर डी गैलेक्टोज। ठीक है, आई होप ये आपको याद रह जाएगा। एंड फिर आता है ब्लड ग्रुप AB आपका। AB में आपका गैलनैक प्लस आपका गैल दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक तो इन ब्लड ग्रुप के बारे में ये शुगर्स वाला याद रख लेना, कौन सी शुगर होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि आपको आती है। ठीक है, एंड उसके साथ आपको एक याद रखना है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा, रेसिपिएंट कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर है आपका ब्लड ग्रुप O और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है आपका इज योर AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड फिर यहीं पे एक छोटी सी कंडीशन आती है आपकी ब्लड ग्रुपिंग के रिगार्डिंग ही, जो आपका RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है। क्या? RH ग्रुपिंग में तो इसमें एक कंडीशन आती है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ। कंडीशन का नाम है आपका क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। देखो भाई, जो ये आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस है, इसको एक और नाम हम देखते हैं दैट इज आपका हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसमें क्या होता है, जो आपका मदर होती है ना, उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट सेकंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, जो मदर की बॉडी है वो RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो ये एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस वाली कंडीशन है, ये कब अराइज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब आपका मेल होगा RH पॉजिटिव और आपकी फीमेल होगी RH नेगेटिव, तो उस टाइम पे आपकी सेकंड चिल्ड्रन की डिलीवरी के टाइम पे ये आपकी कंडीशन अराइज होती है। तो कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेल का तो आपका RH पॉजिटिव होना जरूरी है और आपका फीमेल का RH नेगेटिव होना जरूरी है। एंड यहाँ पे जो आपकी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो एंटीबॉडी है आपकी IgG। ठीक है, तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की कोई वो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट था कि कंडीशन ये जो है, मेल का RH पॉजिटिव होना, फीमेल का RH नेगेटिव होना जरूरी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस के लिए। और एंटीबॉडी जो आपकी इन्वॉल्व होती है वो होती है आपकी IgG। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका जो टॉपिक है दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो भाई देखो, इस वाले पार्ट में ना कुछ मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड एक सिंपल सी कैस्केड भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले फैक्टर्स देखो भाई, तो जो आपका फैक्टर 1 होता है, फैक्टर 1 होता है आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है, याद रखना, फैक्टर 1 इज योर फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 इज योर प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है,
एंड फैक्टर 3 है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फैक्टर 4 है आपकी कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ठीक है। देन फैक्टर 5 है आपका क्या, फैक्टर 5 इज योर लेबाइल फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देन आ जाता आपका फैक्टर 6, जो आपका फैक्टर 6 है इसको हम बोलते हैं आपका एक्सेलरिन। देन आपका फैक्टर 7, आपका फैक्टर 7 होता है स्टेबल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आपका स्टेबल फैक्टर या फिर आपका प्रो कन्वर्टिन, प्रो कन्वर्टिन, ठीक है। एंड एक सेकेंड इसको नीचे लिख देते ताकि साइड में ही आपको मैं कैस्केड एक्सप्लेन कर पाऊँ। स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। देन जो आपका फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 को हम क्या बोलते हैं आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। किसको, फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक बोलते हैं। एंड फैक्टर जो आपका 9 है, फैक्टर 9 को हम बोलते हैं आपका क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। देन आपका फैक्टर 10 हो जाता है क्या, फैक्टर 10 इज योर स्टुअर्ट पावर फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ठीक है। एंड फैक्टर 11 को हम बोलते हैं आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंड लास्ट में बच जाता आपका फैक्टर नंबर 12, जो फैक्टर 12 है इसको हम बोलते हैं आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये 12 फैक्टर हैं आपके। एंड फैक्टर 13, सॉरी भैया इसमें गलती हो गई, दिस इज फैक्टर 12, ये आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आपका 13 होता है। और जो आपका फैक्टर 12 होता है वो होता है आपका हैगमैन फैक्टर। तो कोई नहीं, इसको तो हम ठीक कर सकते हैं। फैक्टर 12 इज योर हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। तो अब इसमें इन 12 में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, एटलीस्ट उनको याद जरूर कर लेना। तो देखो भाई, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन आपको पता होना चाहिए। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 आपका कैल्शियम आयंस, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। एंड फैक्टर आप 8 याद रख पाओ तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। एंड उसके अलावा याद रखना चाहो तो फैक्टर, एक सेकेंड 12 लिखना था, यहाँ पे 11 कर दिया गया। ये है फैक्टर 12, दैट इज योर हैगमैन फैक्टर होता है। तो शुरू के जो ये 3-4 है इनको तो पक्का याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ आपका कैस्केड। देखो, जो आपके डैमेज्ड टिश्यू होंगे, क्या होंगे आपके इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। जो आपके इंजर्ड टिश्यू होंगे उनसे प्रोड्यूस होगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, उनसे प्रोड्यूस होगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक्टिवेट करेगा आपका फैक्टर 10 को, एक्टिवेट फैक्टर 10, ठीक है। और फिर ये आपका एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्लस आपकी कैल्शियम आयंस, ये क्या करेंगे, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे आपका थ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर जो आपका क्या होगा, आपका ये थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन आपका क्या करेगा, जो आपका फाइब्रिनोजन है, क्या चीज़ है, फाइब्रिनोजन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन करवा देगा किस में, आपका फाइब्रिन्स में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, जस्ट ए सेकेंड।
तो फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करवा दिया आपका, अरे यार एक सेकेंड, हट। तो हाँ देखो, इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हुआ आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसने एक्टिवेट किया आपके फैक्टर ही लिखना भूल गया मैं, फैक्टर आपका कौन सा था, फैक्टर नंबर 10। फिर आपका फैक्टर 10 प्लस आपकी कैल्शियम आयंस, ये मिलकर एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को। देन थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवा देगा आपका फाइब्रिन से, जिसके बाद आपके जो फाइब्रिन थ्रेड्स है वो आपका क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, प्लस आपकी वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह भी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें याद रखने की क्या चीज़ है, इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि जस्ट अ सेकेंड, जो तुम्हारा क्या है फाइब्रिनोजन है, क्या चीज़, आपका जो फाइब्रिनोजन है ये सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, एक तो जो कि आपके फाइब्रिन थ्रेड्स बना रहा है, एंड इस सबसे पहले क्या आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, फिर थ्रोम्बिन आ रहा है, देन फाइब्रिनोजन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जस्ट ए सेकेंड, जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन है, क्या चीज़, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, आपका लीवर में। और जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है ये कहाँ से, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आपके डैमेज टिश्यू से तो रिलीज हो रहा है, प्लस आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, एक PYQ में तुम्हें हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, अगर वो एब्सेंट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर फैक्टर 6 एक्सेलरिन है, कोगुलेशन विल नॉट बी अफेक्टेड इफ फैक्टर 6 इज एब्सेंट। ठीक है, कोएगुलेशन will not be affected, will not be affected if factor 6 is absent, factor 6 is absent। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड उसी के साथ याद रखना, जो आपका विटामिन के है होता है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। विटामिन के हेल्प्स इन, विटामिन के हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। एक सेकेंड में, प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी एडिशनली है भाई, बट आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को याद रख पाओ। ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने बताए हैं कि कौन सा फैक्टर क्या है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड जो ये एडिशनल 1-2 पॉइंट बताए हैं इनको कोशिश करना याद रख लो। अब इसके बाद शुरू हो जाता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने से पहले ह्यूमंस का कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो वैसे तो ये नेट के लेवल की है, बट एक आध जो क्वेश्चन आता है ना वो इसी तरह के टॉपिक्स में से देखने को मिलता है। तो देखना, कुछ आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं कुछ आपके। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखो जो आपके GLUT1 चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, GLUT1 चैनल्स, ये मिलते हैं आपके RBC में। ठीक है, फिर होते हैं आपके GLUT2 चैनल्स, ये मिलते हैं आपके लीवर में। देन होते हैं आपके GLUT3 चैनल्स, ये GLUT3 वाले मिलते हैं आपके ब्रेन में। फिर होते हैं आपके GLUT4 चैनल्स, ये जो आपके GLUT4 वाले, दीज आर कॉल्ड एज योर इंसुलिन डिपेंडेंट, ये होते हैं आपके इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल में से इंसुलिन डिपेंडेंट कौन से होते हैं, आपके GLUT4 वाले होते हैं, ये याद रखना। और जो आपके GLUT5 चैनल्स होते हैं ये मिलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो थोड़ी सी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद करने की कोशिश कर लेना। एंड अगर तुमने नेट वगैरह की प्रिपरेशन की होगी तो आपको पता भी होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटरी पाथवेज, हार्ट वगैरह जो भी आपके वो सारी चीज़ें देखते हैं। सर्कुलेटरी
पाथवेज। तो पहले थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं आपकी यहाँ पे। देखो जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्या होता है आपके पास, सबसे पहले पाइसिस, एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एव्स, और फिर होते हैं आपके मैमल्स। तो इसमें देखो भाई, जो आपके पाइसिस यानी कि जो आपके क्या होते हैं, आपके बर्ड्स होते हैं। आपका बर्ड्स में क्या होते हैं, आपके दो चेंबर होते हैं, यानी कि एक ओरिकल प्लस आपका एक वेंट्रिकल। आपके एम्फीबिया में तीन चेंबर होते हैं, दो ओरिकल प्लस एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल में भी तीन चेंबर, दो ओरिकल प्लस एक वेंट्रिकल। एक क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है जिसमें चार चेंबर होते हैं। फिर आपका बर्ड्स में चार चेंबर, दो ओरिकल प्लस आपके दो वेंट्रिकल। मैमल्स में भी फुल्ली डेवलप्ड फोर चेंबर, दो ओरिकल प्लस आपका दो वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखो, जो आपका पाइसिस में सर्कुलेशन होता है, इट इज ऑफ सिंगल सर्कुलेशन टाइप, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है। वहीं पे जो आपके जस्ट ए सेकेंड, एम्फीबिया और रेप्टाइल में जो सर्कुलेशन होता है ये होता है पार्शियल डबल, इनकम्प्लीट डबल या पार्शियल डबल, दोनों ही ठीक थे वैसे। चलो इनकम्प्लीट डबल लिख लेते हैं, इनकम्प्लीट डबल। ठीक है। और जो आपके बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनमें होता है आपका डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो अब भाई देखते हैं आपका हार्ट का डायग्राम। ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। तो ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। तो देखो भाई, इसमें जस्ट ए सेकेंड, जो आपकी ये वाली साइड है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, एंड ये है आपकी राइट साइड। ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले दिस इज योर लेफ्ट ओरिकल, दिस इज योर राइट ओरिकल। ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये ओपनिंग है, यहाँ प्रेजेंट होती है इस ओपनिंग पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल, और जो आपका यहाँ पे आपके लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होती है दैट इज योर बाइकस्पिड वॉल। तो याद रखना ये क्या आपकी, एक सेकेंड, वी यूज सम डिफरेंट कलर जो विजिबल हो। ठीक है। तो ये है आपकी बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। एंड जो ये है आपकी, ये है आपकी क्या, ये है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल। एक सेकेंड में, ट्राइकस्पिड वॉल। एंड फिर यहीं पे आपको एक दो चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी क्या, एक सेकेंड भाई, ये रही आपकी, यह है आपकी इंफीरियर वेना कावा, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्या, सुपीरियर वेना कावा। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, जो कि दोनों ही आपकी ये क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके राइट एट्रियम में लेके आती हैं। दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ से आने के बाद वो आपका यहाँ से आपके कहाँ जाएगा, आपके जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक आर्टरी जिसको बोलते हैं हम क्या, आपकी पल्मोनरी एओर्टा। और जो ये आपकी पल्मोनरी एओर्टा है ये ब्लड को लेके जाएगी आपकी लंग्स के पास। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आपकी, एक सेकंड भाई, यहाँ पे इस तरह से आपकी क्या है, ये आपकी पल्मोनरी एओर्टा मान ले, अरे यार जस्ट ए सेकंड,
ये मान लीजिए आपकी पल्मोनरी एयोर्टा होगी, जो कि आपके ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, आपकी लंग्स के पास। दिस इज पल्मोनरी एयोर्टा, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ लेके जाएगी, आपके ब्लड को, आपकी लंग्स के पास। थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसको हमें। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी लंग्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके गई प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी लंग्स के पास पहुंच गया। फिर ये ही ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आएगा आपके राइट ओरिकल में। ये है आपका क्या, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो आपका लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स से आएगा आपकी लेफ्ट ओरिकल में, और फिर लेफ्ट ओरिकल से ये जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आपकी एक और ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, जो कि जिसको हम बोलते हैं आपका सिस्टमिक अयोर्टा। क्या है आपकी ये है आपकी सिस्टमिक अयोर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी आपके टिश्यूज के पास। सिस्टमिक अयोर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, ठीक है। आपके बॉडी टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जाएगी। आई होप जो बेसिक चीज़ थी वो आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे याद रखना है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपकी बाइकस्पिड वॉल है। एंड जो आपकी ये वॉल्स हैं, इन दोनों वॉल्स को, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के अलावा जो दो वॉल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं आपका, दीज आर कॉल्ड एज योर सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है सिस्टमिक आर्टरी और आपकी क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दोनों ही आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहलाती हैं। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा भाई मैं एडजस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, काफ़ी स्पेस इसने ले लिया है, तो एडजस्ट कर देते हैं ताकि जो आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम वाला पार्ट है वो यहीं पे आ जाए। तो अब आ जाता है आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, तो देखो सपोज करो ये आपका क्या है, दोबारा से आपका हार्ट है, ये ऊपर आपके ओरिकल, नीचे आपके वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होती है एक, जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, ठीक है, दिस इज योर एसए नोड, ठीक है। फिर इस लोकेशन पे आपके पास जो प्रेजेंट होती है दैट इज योर एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। एंड फिर कुछ इस तरह से इनके बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होता है, एंड यहां से निकलते हैं आपका क्या, बंडल ऑफ हिस। ये इस तरह से बंडल ऑफ हिस होता है। देन इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है आपकी दो ब्रांचेस में, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर बंडल ऑफ हिस, जो कि फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। एंड दीज आर योर पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब देखो जो आपकी एसए नोड होती है, इसको हम बोलते हैं आपका पेसमेकर
तो ऐसा करता हूँ, इसको नीचे ऊपर लिखवा देता हूँ इसके। एसए नोड को बोलते हैं आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करती है। और जो आपकी एवी नोड होती है इसको हम बोलते हैं आपका पेस सेटर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? पेस सेटर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको, सिंस द ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, सिंस द ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, आपकी एसए नोड में आपकी इम्पल्स जनरेट होती है। सिंस द ओरिजिन ऑफ इम्पल्स इन आवर हार्ट is from a muscle, is from a muscle, therefore human heart is called as, therefore human heart is called as what? मायोजेनिक, ठीक है। मसल से आपकी इम्पल्स जनरेट हो रही है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोलते हैं? आपका मायोजेनिक। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज योर कार्डियक साइकिल। क्या आता है आपका? कार्डियक, एक सेकेंड भाई, दिस इज योर कार्डियक साइकिल। तो भाई कार्डियक साइकिल को भी मैं काफ़ी कंसाइज वे में आपको बताने वाला हूँ। तो कार्डियक साइकिल में एक तो याद रखना, एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी सिस्टोल, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, एंड एक टर्म सुनने को मिलेगी आपको, चलो यही लिख देते हैं, डायास्टोल। डायास्टोल यानी कि आपका रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें आपकी किसकी? एट्रियम की एंड आपके वेंट्रिकल की, तो देखो जो आपका एट्रियम है एंड आपका क्या है भाई? आपका वेंट्रिकल है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सिस्टोल कितना टाइम रहता है एंड आपका डायस्टोल कितना टाइम रहता है, ये आपको याद रखना है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। तो देखो जो आपका एट्रियम है, एट्रियम में जो सिस्टोल होता है वो आपका 0.1 सेकेंड के लिए होता है और डायस्टोल होता है आपका 0.7 सेकेंड के लिए। और जो आपके वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में जो आपका सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए और डायस्टोल आपका 0.5 सेकेंड के लिए। एंड जो आपकी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल की टाइमिंग है इट इज़ 0.8 सेकेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहीं पे आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल चलता है आपका 0.4 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक बार मैं अब आपको कार्डियक साइकिल को कंसाइज करके बता भी देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो देखो जो आपकी कार्डियक साइकिल है, वैसे भाई और ज़्यादा डिटेल में करने का कोई बेनिफिट है नहीं, जहाँ से आपका पॉइंट बन सकते थे वो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ये आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, तो ये आपको याद करना है। जॉइंट डायस्टोल वाले में लिख लेना, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल अबाउट 2/3 यानी कि आपका 70% वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज फिल्ड, 70% वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज फिल्ड, ठीक है। तो ये आपको जॉइंट डायस्टोल के बारे में लिखना है कि जॉइंट डायस्टोल एंड होने के टाइम पे आपका अराउंड 2/3 आपके जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड से फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब एक दो छोटी मोटे पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा। अगर हार्ट बीट्स की बात की जाए, किसकी? हार्ट बीट्स, आपका हार्ट कितनी टाइम बीट करता है? अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट 72 बार बीट करता है, ठीक है। एंड आपकी जो कार्डियक साइकिल है, क्या है? आपकी जो कार्डियक साइकिल है
उसकी ड्यूरेशन कितनी है 0.8 सेकेंड, ठीक है। और जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स एक बार में कितना ब्लड पंप करते हैं, वेंट्रिकल्स पंप कितना ब्लड, अराउंड 70 ml, ठीक है। और जो ये आपका 70 ml जो आपकी ब्लड की वॉल्यूम है, इट इज़ योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ये है आपकी क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब यहां देखो आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट हो सकता है भाई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बायो में मुश्किल नहीं आते। तो आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो देखो एक बार। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू योर कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम होती है आपकी 70 ml, हार्ट रेट होती है आपकी 72 टाइम्स। तो कार्डियक आउटपुट आपका कितना आ गया, अराउंड आपका 5000 ml, या फिर जिसको आप लिख सकते हैं 5 लीटर। तो ये आ गया आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका हार्ट रेट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है भाई आपका, वो आता है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, चलो पहले हार्ट साउंड्स के बारे में देख लेते हैं। जो देखो आपकी क्या होती हैं, आपकी दो हार्ट साउंड्स होती हैं, दो मेन हार्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है, टू हार्ट साउंड्स, ठीक है। तो दो हार्ट साउंड कौन कौन सी होती है वो देखो। फर्स्ट जो आपकी साउंड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, जिसको बोलते हैं हम आपका लब, ठीक है। एंड एक होती है आपकी सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज़ योर डब, ठीक है। तो इनके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो लब है वो कब जनरेट होती है, लब जनरेट होती है आपकी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, सॉरी 20 लिख दिया, बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। जब आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगी तब लब प्रोड्यूस होगी, और जब आपकी सेमील्यूनर्स वाल्व क्लोज होंगी तब आपकी डब प्रोड्यूस होगी। क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स, सेमील्यूनर वाल्व्स, ठीक है। जब आपकी सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगी तब आपकी डब साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड यहाँ पे याद रखना, ये आपका किस टाइम पे होता है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे आपका कस्पिड वॉल्व्स बंद होती हैं। और जब आपका वेंट्रिकुलर डायास्टोल होता है, क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायास्टोल होता है, उस टाइम पे आपकी सेमील्यूनर वाल्व्स आपकी क्लोज होती हैं। तो आई होप दोनों साउंड्स आपको याद हो गई होंगी, एक लब है और दूसरी डब है, एंड किस टाइम पे ये आपकी जनरेट होती है। एक चीज़ और याद रखना, जो आपकी लब है ये कैसी है, बूमिंग क्वालिटी, बूमिंग क्वालिटी होती है इसकी, ठीक है। दूसरा लो पिच, लो पिच होती है इसकी। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो यह आपको याद रखना है। एंड इन दोनों के बीच में गैप बिटवीन लब एंड डब इज अराउंड 0.3 सेकेंड्स। गैप बिटवीन लब एंड डब इज 0.3, जस्ट ए सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। लब और डब के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.3 सेकेंड्स का गैप है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका क्या, ईसीजी। नेक्स्ट इज योर ईसीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है।
तो ये होता है आपका ईसीजी। तो भाई इसमें एक चीज़ याद रखना, फादर ऑफ ईसीजी कौन था? फादर ऑफ ईसीजी, तो फादर ऑफ ईसीजी है आपके कौन? इथन वोन, इंथोवन, ठीक है, इंथोवन। तो इथन वोन जो भी है ये आपको नाम याद रखना है। एंड जो आपका इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये तो होती है आपकी क्या? ग्राफिकल रिपोर्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी ग्राफिकल रिपोर्ट, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये होती है आपकी मशीन, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है ये होता है प्रोसेस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये होता है आपका प्रोसेस, ठीक है। अब आपका एक बार मैं ईसीजी का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो डायग्राम ड्रॉ हो गया भाई। अब देखो आपका जब ईसीजी करते हैं तो उस टाइम पे 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती एज पर योर एनसीईआरटी। तो वो जो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, वो आपकी कहाँ कहाँ लगाई जाती है ये पता होना चाहिए आपको। ईच रिस्ट, दोनों आपकी कलाइयों पे लगती है, एक तो 2 यहाँ लग गई, एंड आपकी एक लगती है आपके लेफ्ट एंकल पे। तो इस तरह से आपकी 3 लीड्स आपकी लगाई जाती है। अब देखो भाई, जो आपकी पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है आपका डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये है आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन। और जो आपकी आर वेव है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड देन आपकी जो क्या है, आपकी जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है आपका रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, पी और आर तो डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, पी एट्रियल डीपोलराइजेशन, आर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव आपकी रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 1-2 छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखना आपको। बाय काउंटिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हार्ट बीट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। क्या? बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हार्ट बीट रेट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो आपका क्या है, आपका जो पी आर इंटरवल है, क्या पी आर का जो इंटरवल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पी आर इंटरवल, आपका पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट करता है टाइम डिले इन एवी नोड, टाइम डिले इन एवी नोड। भाई अगर ये चैप्टर आपको फुल डिटेल में करना है ना तो इससे पहले मैंने एक वन शॉट डाल रखा, उस वन शॉट से आप कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के टाइम पे क्या होता है भाई, ये PYQ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कोई PYQ आपका रिपीट हो जाए, तो इन इंफॉर्मेशन को देख लेना। जो आपकी ST वेव होती है वो क्या हो जाती है? एलिवेटेड, ठीक है। देन थर्ड है आपका, जब आपकी हार्ट मसल्स के पास क्या हो गया? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, जो आपकी ST वेव है वो डिप्रेस हो जाती है, ST वेव डिप्रेस, और आपकी T वेव क्या हो जाती है? T वेव आपकी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड अब इसके बाद आ जाता है भाई आपका लास्ट पार्ट ऑफ फिर चैप्टर, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी।
रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड आपकी कुछ एक डिजीज़ कार्डियक एक्टिविटी। तो यहाँ देखो भाई, जो आपकी मेडुला ओब्लोंगाटा होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द फंक्शंस, कैन मॉडरेट cardiac functions through ANS, through your ANS, that is autonomic nervous system। अब जो आपका ये ANS होता है, ठीक है, जो ANS होता है ये दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी सिंपैथेटिक एंड इट कैन ऑल्सो बी पैरासिम्पैथेटिक। तो अब इसमें याद रखना, जो सिंपैथेटिक होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होगा ये आपका डिक्रीज करेगा आपकी हार्ट रेट को, ठीक है। और जो आपके एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला के जो हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रिनल होता है, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। एंड यहीं पे एक छोटी सी चीज़ आपकी ब्लड प्रेशर के बारे में और याद रखना। आप डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आपका बीपी से रिगार्डिंग आ जाता है। इंक्रीज्ड बीपी होगा तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो बीपी में देखो, आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80, ठीक है। जो 120 है ये होता है आपका सिस्टोलिक, ठीक है, और जो ये 80 है ये होता है आपका डायास्टोलिक। एंड इसके बाद देखना, आपने दो तीन चीज़ें सुनी होगी क्या, एक तो हार्ट फेल्यूर। तो हार्ट फेल्यूर क्या होता है आपका, ब्लड जो हार्ट है वो स्टॉप कर देता है पंपिंग, ठीक है। फिर यहीं पे दूसरा आता है आपका कार्डियक अरेस्ट क्या होता है आपका, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग। एंड थर्ड होता है आपका हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो आपकी ब्लड की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। एंड ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हार्ट मसल डैमेज्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। भाई मैंने काफ़ी कोशिश की चीज़ों को बिल्कुल कंसाइज करने की, ठीक है। इन केस अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये टॉपिक मेरे को डिटेल में करना है, तो इससे पहले एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको फिजियोलॉजी की, उसमें ये चैप्टर है, वहाँ मैंने सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुल डिटेल में करवा रखे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। एंड चैप्टर का अगर वन शॉट आपको पसंद आया तो कमेंट करके बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।